बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। आज हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया को पढ़ेंगे। मैक्रो का वर्ड यूज़ किया जाता है मैक्रोसाइटिक लार्ज के लिए। साइटिक का वर्ड यूज़ किया जाता है सेल के लिए, लार्ज सेल। और एनीमिया का आपको पता होना चाहिए कि अगर HB का लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या चीज़ है। अगर आपकी MCV की वैल्यू जो है अगर MCV की वैल्यू मोर देन 100 फेमटोलीटर आ जाए तो इससे होने वाले एनीमिया को, और बंदे के अंदर HB का लेवल डिक्रीज़ हो और होने वाले एनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते होते हैं। तो अगर बंदे के अंदर MCV की वैल्यू जो है वो 80 से 100 के दरमियान आ जाए तो होने वाले एनीमिया को हम नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहते होते हैं। इनकी आगे अपनी अपनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद अगर MCV की वैल्यू जो है वो 80 से कम आ जाए तो उससे होने वाले जो एनीमिया को हम कहेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये इस तरह 3 टाइप्स इनकी होती हैं और इससे फिर आगे फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रोसिटिक एनीमिया है। मैक्रोसिटिक एनीमिया ऐसा एनीमिया है जिसके अंदर HB का लेवल कम होता है और MCV जो है हमें इन्वेस्टिगेशन करवाने पर मोर देन 100 फेमटोलीटर मिलती होती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अगर किसी बंदे के अंदर फोलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 भी कहते होते हैं, अगर किसी बंदे के अंदर फोलिक एसिड और कोबालामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे होने वाले एनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते होते हैं। याद रखें, मैक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए हम मेगैलोब्लास्टिक का भी लफ्ज़ यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। मेगैलो का मतलब होता है लार्ज और ब्लास्टिक का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए वो इमेच्योर के अंदर यूज़ होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि RBC का साइज़ जो होता है वो इमेच्योर होता है। RBC जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। इनका साइज़ जो होता है वो नॉर्मल से लार्ज होता है। अब हम देखते हैं कि इमेच्योर RBC की हमें फीचर क्या मिलते होते हैं। फर्स्ट इसका जो हमें फीचर मिलता है वो इसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है। सेकंड जो हमें फीचर मिलता होता है इसके सेल में न्यूक्लियस होता है। थर्ड जो मिलता है इसके अंदर HB जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये 3 क्लिनिकल फीचर्स जो है ये हमें प्रेजेंटेशन मिलती है इमेच्योर RBC की। और जब ये मैच्योर RBC के अंदर कन्वर्ट होता है, नॉर्मली जब इमेच्योर RBC होता है तो ये स्फीरिकल शेप का होता है। जब ये मैच्योर RBC में कन्वर्ट होता है, ये हम मैच्योर को देख लेते हैं, तो इसका साइज़ जो होता है वो बाइकनकेव और स्मॉल हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। HB प्रेजेंट होती है स्प्रेड की फॉर्म में। तो ये थे 3 फीचर्स जो हमें इमेच्योर RBC और मैच्योर RBC को सेपरेट करते होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैच्योर RBC क्या है, इमेच्योर RBC से मैच्योर RBC कैसे बनता है और इसको कौन कन्वर्ट करता है। तो याद रखें, हमेशा सपोज करें कि ये एक इमेच्योर सेल है RBC का। ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इमेच्योर RBC को इसको मैच्योर कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली ये बाइकनकेव होता है और इसके अंदर HB जो होती है वो स्प्रेड की फॉर्म में होती है।
और इसको कन्वर्ट करने वाले जो होते हैं वो फोलिक एसिड और B12 होते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये मैच्योर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसको कन्वर्ट करने वाले जो होती हैं वो फोलिक एसिड और विटामिन B12 होती हैं। तो अगर किसी बंदे में विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ये इमेच्योर आरबीसी मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जब मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होंगे, हमें पता है कि इमेच्योर में एचबी नहीं होती है, तो एचबी की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर। जब एचबी की डेफिशिएंसी होगी तो बंदे के जो है टिश्यू ऑर्गन्स को जो है वो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो लो होगी और बंदे में एनीमिया होगा। तो इस एनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते होते हैं। इसके आगे अपने अपने फीचर्स होते हैं। फोलिक एसिड्स के काज कुछ और होते हैं, कोबैलामीन के काज कुछ और होते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी कौन करवा सकता है। अब हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब डीएनए की सिंथेसिस करवाने के लिए भी फोलिक एसिड और कोबालामीन की ज़रूरत होती है, और डीएनए की सिंथेसिस जो है ये आगे इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती होती है। तो अगर किसी बंदे में विटामिन B12 या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है तो उस बंदे में डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर ये इमेच्योर आरबीसी मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होगा। जब मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होगा तो बंदे के अंदर एनीमिया होगा, और ऐसे एनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते होते हैं। याद रखें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। सपोज करें कि एक बंदे ने लिपिड कंटेनिंग फूड लिया, अब जब ये इसकी बॉडी में फूड आएगा लिपिड कंटेनिंग, तो बंदे की बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म होंगे। लिपिड मेटाबॉलिज्म से आगे फैटी एसिड बनते होते हैं। फैटी एसिड से फिर मेथाइल मेलोनिक एसिड बनता होता है। सिंपली इसको हम MMA कहते होते हैं। और जब ये बनता है और ये हमारी बॉडी के लिए बैड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब बंदा जो है वो लिपिड कंटेनिंग फूड तो नहीं ना लेनी छोड़ देगा। अब ये तो हर बंदे के अंदर बनेगा मिथाइल मेलोनिक एसिड, तो अब ये होता भी बॉडी के लिए डैमेज है। अब इसका हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या करता है। ये बॉडी के अंदर हमारी माइलिन शीथ को डैमेज करवाता है। माइलिन शीथ आपको पता है कि एक्सोन के ऊपर जो है वो कवरिंग को हम माइलिन शीथ कहते होते हैं। ये देखें, सपोज करें कि न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। सेल बॉडी होती है, आउट ग्रोथ होती है जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, अब माइलिन शीथ का क्या काम होता है कि ये इम्पल्सिस को फास्ट करवाती है, कंडक्शन को, इम्पल्सिस को फास्ट कंडक्ट करवाती है। तो अगर किसी बंदे में माइलिन शीथ ही डैमेज हो जाती है तो बंदे के अंदर इम्पल्सिस जो है वो एबनॉर्मल होगी, तो उस बंदे के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। और वो किस वजह से होता है, अगर किसी बंदे में विटामिन B12 की कोबैलामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से फिर मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, और ये फिर माइलिन शीथ को डैमेज करता है। जब ये डैमेज होगी तो बंदे के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते होते हैं। अब ये क्यों इंक्रीज़ होता है, अब हम देखते हैं कि हमने ये तो कहा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से मिथाइल मेलोनिक एसिड बनता है और ये बॉडी के लिए बैड होता है। अब इस बैड को हमने टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना होता है, और इसको हम सक्सिनाइल को A में कन्वर्ट करते होते हैं।
हमारी बॉडी में विटामिन B12 और मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज एंजाइम और विटामिन B12 की हेल्प की मदद से ये सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा। जब इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो ये माइलिन शीथ को डैमेज करेगा। जब माइलिन शीथ को डैमेज करेगा तो बंदे के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। अब सक्सिनाइल क्या करता होता है, ये क्रेब्स साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है, ये डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता होता है और एट द एंड ये एनर्जी जनरेट करता होता है। ये काम होता है सक्सिनाइल को ए का। अब हम देख लेते हैं कि एक फोलिक एसिड के हम कुछ फीचर्स पहले देखते हैं, इसके जो है करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, फिर हम इसकी बाद में डेफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि फोलिक एसिड जो होता है इसको हम विटामिन B9 भी कहते होते हैं। B9 ही मैं इधर लिखूँगा, विटामिन B लिख लेते हैं। उसके बाद फोलिक एसिड जो होता है ये वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये लिवर के अंदर स्टोर होता है और ये 2 से 3 मंथ तक स्टोर रहता है लीवर के अंदर। अब इसकी एब्जॉर्प्शन साइट देख लेते हैं। ये इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है। हमारी इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के फर्दर 4 पार्ट होते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस है जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। एसोफेगस के बाद ये शेप स्टमक होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होता है और ये लेफ्ट एसोफेजियस स्फिंक्टर्स होता है, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते होते हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। उसके बाद ये ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद ये जियोजिनम होती है और उसके बाद इलियम होती है। विटामिन B9 की जियोजिनम में एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद हम इसके काजेज़ पढ़ लेते हैं कि वो कौन से काजेज़ है जो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी करवा सकते हैं। फर्स्ट इसका काज है कि पुअर वेजिटेशन। अगर कोई बंदा सब्जियों का, लीफी वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल करता है या फ्रूट्स का कम इस्तेमाल करता है तो उस बंदे के अंदर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड इसका काज आ जाता होता है वो होता है प्रेगनेंसी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी प्रेगनेंसी के दौरान फ़ीमेल हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती है तो हम उनको फोलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर देते होते हैं, तो वो इसीलिए देते होते हैं। उसके अलावा अगर फ़ीमेल्स को अगर मेंसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होता है 28 डेज़ बाद रिपीट करता किया होता है, तो उसके अंदर भी जो नॉर्मल जो उनका ब्लीडिंग डेज़ होते हैं वो 5 से 7 डेज़ होते हैं। अगर इससे अबव हो जाते हैं तो ब्लीडिंग आती है उनको, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है HB की और उनको अनीमिया हो सकता है और उस अनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते होते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटस को भी यूट्रस के अंदर फोलिक एसिड्स की ज़रूरत होती है और उसके बाद फीटस को जब फोलिक एसिड की ज़रूरत होगी और मदर को भी ज़रूरत होगी फोलिक एसिड की। जब मदर को फोलिक एसिड की ज़रूरत होगी तो रिक्वायरमेंट डिमांड जो है वो बढ़ेगी
और जो जिसकी वजह से माँ को जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड काज आ जाता है इसका, वो होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी की लाइसिस होती है। अब इसके दौरान हीमोलाइटिक के दौरान आरबीसी की लाइसिस होती है। जब आरबीसी की लाइसिस होगी तो एचबी का लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब एचबी का लेवल डिक्रीज़ होगा तो बंदे को जो होगा वो एनीमिया होगा, और इस तरह के एनीमिया को जो आरबीसी की लाइसिस की वजह से होता है, हम उसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते होते हैं। जब हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, एचबी का लेवल कम होगा, तो मुझे बताएं कि आरबीसी का लेवल कम होगा तो हमें जो है वो इमेच्योर आरबीसी जो होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कौन करते होते हैं, इमेच्योर की मैचुरेशन जो करवाते होते हैं वो फोलिक एसिड और B12 होते हैं, हमें बड़े अच्छे से पता है। तो जब फोलिक एसिड जो होगा वो इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और ये एक काज बनता होता है। उसके बाद एक जो फोर्थ काज आ जाता है वो डायरिया होता है। अब डायरिया के अंदर क्या होता है कि जीआईटी मोटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जियोजीनम में जो फूड होगा वो उसका जो है ना स्टे टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। जियोजीनम से जो है ना वो फूड जल्दी से जो है ना वो आगे एक्सक्रीट हो जाएगा। जब फूड की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं सही तरह से होगी तो विटामिन B9 जो होता है, फोलिक एसिड, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो आ जाता है फोलिक एसिड की एंटा एगोनिस्ट। एंटा एगोनिस्ट ऐसी चीज़ को कहते होते हैं जो कि किसी चीज़ के ख़िलाफ़ काम करे, अगेंस्ट काम करे। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकती है। फर्स्ट ड्रग जो आ जाती है वो फेनिटोइन होती है। फेनिटोइन ऐसी ड्रग है जो कि एपिलिप्सी में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में मिर्गी भी कहते होते हैं। ये ऐसी ड्रग है जो कि हम एपिलिप्सी में यूज़ करते होते हैं। अगर तो कोई बंदा इसका क्रोनिकली यूज़ कर रहा है, या कोई डॉक्टर जो है उसके पास हॉस्पिटल में पेशेंट आता है जो कि एपिलिप्सी का है, और डॉक्टर साहब उसे 6 मंथ से यही ड्रग का यूज़ करवाते जा रहे हैं, क्रोनिकली यूज़ करवा रहे हैं, तो ये भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकती है, और पेशेंट को फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद सल्फा ड्रग कुछ आ जाती होती है। सल्फा ड्रग ये एंटीबायोटिक है जो कि आजकल सल्फोनामाइड के नाम से जानी जाती है, और ये भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकती है। उसके बाद कुछ एंटी कैंसरस ड्रग आ जाती होती है जिसके अंदर मीथोट्रेक्सेट और ट्राइमीथोप्रीन आ जाती होती है। ये एंटी कैंसरस, दोनों एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अगर तो कोई बंदा इनका क्रोनिकली यूज़ करता है, बहुत लंबे अरसे से यूज़ करता आ रहा है, तो उस बंदे के अंदर चांसेस होंगे कि उस बंदे में जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक ड्रग होती है डॉक्सोरोबिसन, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो अगर कोई बंदा इस ड्रग का क्रोनिकली यूज़ करता है तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती होती थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोबालामीन की डेफिशिएंसी के काजेज़ क्या क्या बनते हैं। कोबालामीन हमें पता है कि ये टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है। ये देखें, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है,
ये ड्यूडेनम है, सपोज करें ये जियोजेनम है और ये इलियम है। टर्मिनल इलियम मतलब ये कि इलियम के लास्ट पॉइंट से ये एब्जॉर्ब होता है और ये लिवर में स्टोर होता है। उसके बाद इसका स्टोरेज टाइम जो होता है वो 3 से 4 ईयर होता है। ये तो थी इसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से काजेज़ है जो कि कोबालामीन की डेफिशिएंसी का रिज़ल्ट बनते हैं। फर्स्ट आ जाता है स्ट्रिक्ट वेजिटेशंस। अगर कोई बंदा जो है बहुत लंबे अरसे से जो कि वेजिटेबल का यूज़ कर रहा है और वो मीट का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन B12 जो होता है वो मीट में होता है। तो जो बंदा वेजिटेबल का ही यूज़ किए जा रहा है, मीट का यूज़ नहीं करता, उस बंदे में कोबालामीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और कोबालामीन की डेफिशिएंसी से उस बंदे में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। याद रखें ये बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि अब इसकी स्टोरेज टाइम जो हमने कहा है वो 3 से 4 साल होता है, ये बॉडी में स्टोर होता है। तो 3 से 4 साल के अंदर बंदा कोई ना कोई बंदा खा ही लेता, कोई मीट प्रोडक्ट खा ही लेता है। मगर ये ज़्यादातर जो देखा जाता है वो इंडियन पीपल्स में देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है वो गोश्त को हराम, उनके उनके मज़हब के मुताबिक क्या है कि हराम कहते हैं कि गोश्त, गाय का गोश्त वो नहीं खाते, जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। तो इस वजह से ये इंडियन में इनकी डेफिशिएंसी देखी जाती है और वो फिर कोबालामीन की टैबलेट यूज़ करते होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका जो सेकंड आ जाता काज वो हो जाता है इलियम रिसेक्शन। रिसेक्शन का मतलब होता है रिमूव करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई इलियम की डिजीज़, कोई पैथोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी सर्जरी के ज़रिए इलियम को जो है वो रिसेक्ट कर दिया जाता है। तो जब इलियम से इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इलियम को रिसेक्ट कर दिया जाएगा, तो विटामिन B12 की जो होगी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बंदे में जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन B12 की। उसके बाद एक फिश टेप वर्म होता है जिसको डाईफाइलो बोथ्रम बोथ्रम लेटम कहते होते हैं। ये एक फ़िश टेप वर्म होता है जो कि ज़्यादातर समंदर के किनारों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर ये पैरासाइट्स जो होता है ये मछली गिर जो होते हैं जो कि समंदर के किनारों पर ही रहते हैं, जिनका ज़्यादातर वास्ता पानी के साथ ही रहता है, उनके अंदर इन्फेक्शन करवाता होता है और इसके इन्फेक्शन की वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि ये जो होता है ये विटामिन ये टर्मिनल इलियम से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। उसके बाद आ जाता है डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर कोई बंदा विटामिन B12 को डाइट के अंदर नहीं ले रहा तो उस वजह से भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो काज आ जाता होता है वो हो सकता है माल एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा डाइट में तो विटामिन B12 को ले रहा है मगर उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो इस वजह से भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद एंटराइटिस, अगर किसी को इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो होने वाला अनीमिया होगा उसको हम परनीशियस अनीमिया कहते होते हैं। अब हम देखते हैं कि परनीशियस अनीमिया क्या चीज़ होती है। सपोज करें इसको ना नॉर्मल फिजियोलॉजी हम पहले समझ लेते हैं। ये टर्मिनल इलियम हो गया, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम हो गया, ये एसोफेगस हो गया। अब होता क्या है कि अगर किसी बंदे ने बाहर से फूड लिया और वो विटामिन B12 फूड में था, विटामिन B12 जो है वो फूड से एसोफेगस में आता है। तो याद रखें हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि विटामिन B12 को किल करना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि भाईजान हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, तुम्हारा क्या आगे काम है। मगर याद रखें अल्लाह ताला ने हमारे सलाइवा के अंदर एक ऐसी प्रोटीन रखी हुई है जो कि इसके गिर्द आके कवरिंग कर लेती है। वो कहती है कि भाई मैं तुम्हें इसको किल नहीं करने दी दूंगी, क्योंकि आगे बॉडी को विटामिन बी 12 की ज़रूरत है। अगर तुम इधर ही इसे किल कर दोगे तो बंदे के अंदर अनीमिया हो सकता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि फ़बीय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अब देखें कि ये आर बाइंडर जो प्रोटीन होती है ये सलाइवा के अंदर होती है, और सलाइवा कहाँ से आता है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। अब ये आर बाइंडर प्रोटीन जो होती है ये इसको आके कवरिंग कर लेती होती है। याद रखें ये जब इसको कवरिंग कर लेती है तो ये एसोफेगस से इसको स्टमक में ले आती है विटामिन बी 12 को। जब ये स्टमक में आ जाता है, ये आर बाइंडर इसने कवरिंग की हुई है। हमारे स्टमक में वैसे तो काफ़ी टाइप्स के सेल्स होते हैं, मगर हम यहाँ पे दो को ये करेंगे डिस्कस। एक पेराइटल सेल्स होता है और एक जी सेल्स होता है, जिसको हम जहाँ से गैस्ट्रिन भी रिलीज़ होती है। पेराइटल सेल से हमें पता है कि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होता है, जो कि क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाता है। ठीक हो गया। उसके बाद पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर को हम IF से लिखेंगे। अब जब ये विटामिन बी 12 स्टमक के अंदर आता है तो पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो जाता है तो इंट्रिंसिक फैक्टर आर बाइंडर को कहता है एज अ ब्रदर, कहता है कि भाईजान तुम साइड पे हो जाओ और विटामिन बी 12 को मैं आगे लेके जाता हूँ। मगर आर बाइंडर क्या कहता है कि यार तुम ऐसे करो कि तुम हमें फॉलो करते आओ, पीछे पीछे आते जाओ हमारे, मुझे कोई मसला नहीं। देखो जहाँ तक मुझसे हुआ ना मैं इसे लेके जाता हूँ, फिर आगे तुम ले जाना। इंट्रिंसिक फैक्टर कहता है कि ठीक हो गया, हमारी डील डन हो गई, चलो तुम इसे लेके तो चलो। ये इसे लेके चलता है और पीछे पीछे इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, आगे आगे जो होता है वो आर बाइंडर प्रोटीन होता है। यहाँ तक क्लियर। जब ये ड्यूडीनम के अंदर आता है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 को लेके, तो हमारी पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होते हैं। ठीक होगा। वो पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, आके आर बाइंडर को किल कर देते हैं। आर बाइंडर को जैसे ही किल करते हैं पीछे उसके इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहता है कि भाईजान मैं विटामिन बी 12 तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं मैं छोड़ सकता, मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा हीलियम में, तुम्हारी एब्जॉर्बिशन करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है ब्लड के अंदर बंदे को। जब ये यहाँ से आता है तो इसी वक्त जब इसकी किलिंग होती है, जब इसको किल कोई करते हैं, वो पैंक्रियाटिक जूस इसको किल करते हैं, तो उसी वक्त इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है कि इसके गिर्द कवरिंग बना लेता है। जब इसके गिर्द कवरिंग बनाता है तो इसको ड्यूडीनम से लेकर जियोजिनम से होता हुआ ईलियम में ले आता है, वो ईलियम से फिर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ईलियम में आके ये इसे छोड़ देता होता है। विटामिन बी 12 को कहता है कि जाओ तुम अब आज़ाद हो, तुमने जो करना है कर लो। विटामिन बी 12 फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है और फिर इमेच्योर आरबीसी की मैच्योरेशन करवाता है। ये थी इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक हो गया। अब हम परनीशियस एनीमिया की पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। अब हम अगर परनीशियस एनीमिया हम समझने से पहले डायरेक्ट पैथोलॉजी पे चले जाते तो हमें पता ही नहीं होना था कि फिजियोलॉजी में इसके अंदर क्या होता है और ये पैथोलॉजी क्यों आ रही है। अब हमें पता चल जाएगा। परनीशियस एनीमिया जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। याद रखें ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं जिसके अंदर अपना इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडी एबनॉर्मली रिएक्ट करे और अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करवा दे। ऐसी डिज़ीज़ को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते होते हैं। अब परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, सपोज करें एक बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। अब एक बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उस बंदे के अंदर इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया। अब वो एंटीबॉडी बजाय इस बंदे के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को किल करने के, वो क्या करती है, एबनॉर्मली रिएक्ट करती है और जाके पैराइटल सेल्स को डैमेज करवा देती है। जब ये पैराइटल सेल को डैमेज करवाएगी
तो बंदे के अंदर जब पैराइटल सेल्स डैमेज होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर तो पैराइटल सेल से रिलीज़ हो रहा है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज़ होगा तो अब हमें पता है कि ये जो आर बाइंडर प्रोटीन होती है इसकी रसाई तो सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूडेनम तक होती है। इसे तो यहाँ पे आके इसके दुश्मन जो होते हैं पेंक्रियाटिक जूसेस वो घेर लेते हैं, वो इसे किल कर देते हैं। अब जहाँ पे आके यहाँ पे विटामिन B12 रहेगा तो इसे आगे ले जाने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं भाईजान होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर तो रिलीज़ नहीं हो रहा। तो जब वो नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ब्लड में इसका लेवल कम होगा, तो ये इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में एचबी का लेवल कम होगा। और इमेच्योर से जब आरबीसी का हमें पता है कि साइज़ बड़ा होता है, और इस वजह से होने वाले एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया कहते होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें हमेशा, एवरी परनीशियस एनीमिया इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, बट एवरी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ नो परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होगा वो परनीशियस एनीमिया नहीं हो सकता। ये वाला आपने डिफरेंस याद रखना। उसके बाद हम क्लिनिकल फ़ीचर के अंदर आ जाते हैं। पहले हम फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के क्लिनिकल फ़ीचर देखेंगे कि अगर किसी बंदे को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो उसके अंदर हमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या मिलेंगे। फर्स्ट तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, सेकंड पेलर कलर। हमें पता है कि जब ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को कम मिलेगा तो बंदे के अंदर पेलर कलर होगा। उसके बाद इस बंदे के अंदर क्लिनिकल फीचर हमें क्या मिलते होते हैं कि ग्लोसाइटस मिलता होता है। यह फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी को हो जाता है तो उसमें ग्लोसाइटस मिलेगा, और कोबालामीन के अंदर ये नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलता होता है, बंदे को टायर्डनेस। जब बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड ही कम मिल रहा है तो बंदे के अंदर टायर्डनेस होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी ऑर्गन्स को, तो बंदा थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, मसल्स फटैजिबिलिटी होगी, मसल पेन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल फ़ीचर जो होती है वो कोबालामीन की वजह से अगर किसी बंदे को एनीमिया हो जाता है तो उसके अंदर हमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या मिलती है। उसके अंदर हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद इस बंदे के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें मिलेंगे। ये पॉइंट आपने कभी भी नहीं भूलना, ये मेन डिफरेंस होता है। क्लिनिकल फीचर फोलिक एसिड के अंदर हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो नहीं मिलते होते, जबकि इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं। इसकी वजह क्या है मैंने आपको पीछे भी बताया है, मगर इधर भी बता देता हूँ कि हमने कहा है कि बंदे के अंदर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, ठीक हो गया। अगर किसी ने लिपिड फूड लिया तो उसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी तो फैटी एसिड बनेंगे। फैटी एसिड बनेंगे तो बंदे के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड बनेगा जो कि बॉडी के लिए बैड होता है। और मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करने वाले मिथाइल मेलोनाइल को ए रिडक्टेज म्यूटेज एंजाइम्स होते हैं ये, और विटामिन B12 होते हैं जो कि सक्सिनाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी किसी बंदे के अंदर तो उसके अंदर ये सक्सिनाइल में कन्वर्ट नहीं होगा मिथाइल मेलोनिक एसिड, और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा और ये माइलिन शीथ को डैमेज करेगा और बंदे के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम CBC करवाएंगे। CBC में हमें HB का लेवल डिक्रीज़ मिलेगा। MCB हमें 100 से अबव मिलेगी। उसके बाद याद रखना कि हमें जब भी इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे तो अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बंदे को एनीमिया हुआ है तो उस बंदे के अंदर हमें मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल जो होगा वो नॉर्मल मिलेगा।
इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसको तो कन्वर्ट करवाने वाला B12 है, और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी वाले बंदे में B12 की तो डेफिशिएंसी है नहीं, और इसको तो वो कन्वर्ट करवा रहा होगा B12, इसलिए इसमें नॉर्मल मिलता होता है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, सीरम फोलेट लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ मिलता है। अब हम कोबालामीन की डेफिशिएंसी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। सीरम कोबालामीन डिक्रीज़ मिलता लेवल। उसके बाद हमें इस बंदे में मिथाइल मिलोनिक एसिड का लेवल जो होता है वो सीरम में लेवल इंक्रीज़ मिलता होता है, क्योंकि जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो इसका लेवल इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट मैं दोनों का इधर एक ही जगह पे बता दूंगा क्योंकि अब टाइम कम है। अब इसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट, अगर फोलिक एसिड की वजह से एनीमिया हुआ है तो हम उस बंदे को फोलिक एसिड की टैबलेट देते होते हैं। ठीक हो गया, फोलिक टैबलेट देते होते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट अंडरलाइन काज करते होते हैं। ट्रीटमेंट अंडरलाइन काज का क्या मतलब है? हमें पता है, ये देखिए, हमें पता है कि फोलिक एसिड के अंदर अगर कोई बंदा पुअर वेजिटेशन है, अगर कोई बंदा सब्जियों का कम इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि भाईजान सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करो, लीफी वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करो, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करो, हम उसे कहेंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा डायरिया से है तो हम उसके डायरिया का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अगर कोई फेनिटोइन ड्रग का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ है तो हम उसकी ड्रग को स्टॉप करवाएंगे। अगर सल्फ़र ड्रग की वजह से हुआ है तो उसको स्टॉप करवाएंगे, उसे कहेंगे कि इसको जो है वो स्किप कर दे। अगर ये एंटी कैंसरस ड्रग की वजह से हुआ तो हम उसको कंट्रोल करवाएंगे। तो ये होता है अंडरलाइन काज। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोबालामीन का ट्रीटमेंट क्या होता है। अब कोबालामीन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर हम मैथिक बाल टैबलेट देते होते हैं। टैबलेट भी होती है और ये इंजेक्शन भी होते हैं मैथिक बॉल के। ठीक हो गया, ये कोबालामीन के अंदर हम ट्रीटमेंट करते होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट जो होता है वो अंडरलाइन काज होता है। ट्रीटमेंट अंडरलाइन काज के अंदर क्या आता है कि अगर तो कोई बंदा जो है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेशन है, कि वेजिटेशन का ज़्यादा यूज़ कर रहा है और मीट का यूज़ नहीं कर रहा, तो हम उसे कहेंगे कि अपनी डाइट को ठीक करे। और अगर किसी बंदे के अंदर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से कोई आ रही प्रॉब्लम तो हम उस बंदे के अंदर वो ठीक करते होते हैं। और इसके बाद सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रोसिटिक एनीमिया एंड माइक्रोसिटिक एनीमिया।